आप सब लोग ठीक है बच्चों? बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग, आई डोंट नो वेदर आई शुड कंटिन्यू इन इंग्लिश और हिंदी और whatever. Can anyone? Yes, कृति? हाँ जी, हिंदी ठीक रहेगा भाई जी। ओके ओके फाइन, थैंक यू। आप सभी जो आज मेरे साथ जुड़े हैं उनको सबसे पहले मैं मेरी दिल की बधाई दे रहा हूँ। इसलिए दिल की बधाई क्योंकि आपका जन्म भारत देश में हुआ है। भारत देश एक अनोखा और हाईली डाइवर्सिफाइड कंट्री है, देश है, जिसमें आप लोगों को आने वाले समय में इतना गर्व होगा कि आपका जन्म यहाँ हुआ। मेरी थोड़ी सी परिचय देता हूँ मैं कि मैं गुजरात के एक रेलवे स्कूल में मीडियम गुजराती में पढ़ा और 7th स्टैंडर्ड हाई स्कूलिंग मैंने अगेन मीडियम गुजराती स्कूल में किया और वहां से मैं मेरिट में गुजरात की मेरिट सीट के कोटा में राजस्थान में पढ़ाई किया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया मैंने। और वहां से फिर मेरा बहुत सारी जर्नी जीवन की शुरू हुई और वो जो जीवन की मेरी यात्रा थी उसका थोड़ा सा ये करीब 55 मिनट 50 मिनट में मैं आप लोगों के सामने एक्सट्रैक्ट यानी एक इसेंस रखूंगा। बच्चों, सबसे पहले गुजरात एक अनोखा स्टेट है। यहाँ पे जो आशाएं और सकारात्मकता, जिसको हम पॉजिटिविटी कहते हैं, उमंग और उत्साह, और ये भरा पड़ा है। एंटरप्राइजिंग क्वालिटी अपने आप में पनपती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने राजस्थान से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया तो उसके बाद मुझे बहुत सारी कठिनाइयां भी आई और उसको ओवरटेक भी किया। तो बच्चों, आप लोग सभी 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड में हो। आप लोग ऐसे जंक्चर पे हो जहाँ पे आप थोड़ा कोशिश कर रहे होंगे कि कहाँ कैसे किया जाए। लेकिन सबसे महत्व की बात है कि जो पढ़ाई है इट इज जस्ट ए टूल टू गो अहेड, लेकिन इम्पोर्टेंट है हमारी इनहेरेंट क्वालिटीज, हमारे अंदर जो आंतरिक शक्तियां है, हमारे अंदर की सोच कैसी है, हमारा माइंडसेट कैसा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है। और उसको ऐसा नहीं है, उसको आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो, धीरे धीरे आप आगे भी बढ़ सकते हो। और आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आपका गोल के नजदीक आप जाते जाएंगे। और ज्यादा स्ट्रेस ये भी नहीं लेना है कि अब मैं क्या करूँ, ये पढ़ाई करूँ, मैं इंजीनियरिंग के लिए मुझे इतना चाहिए, JEE के लिए इतना चाहिए, MBBS में जाना है तो ये है वो है ना। लेकिन देखिए, ये देश की एक विशेषता है कि यहाँ बहुत ही डाइवर्सिटी है और अब विश्व एक बहुत अलग डायमेंशन से गुजर रहा है। ये एक संक्रांति काल जिसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस एज, उससे ये पूरा विश्व गुजर रहा है बच्चों। तो आपके पास अनगिनत अपॉर्चुनिटीज है। आप किसी भी फील्ड्स में लेकर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचना और ऐसा एक टारगेट सेट करके भी नहीं रखना कि मैं यही करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी इनहेरेंट क्वालिटीज को पकड़ के रखना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मुझे प्रीति बहन जी ने बताया कि आप सब लोगों को ऐसी कुछ प्रेरणाएं दे मेरे जीवन के, मेरे उतार चढ़ाव से। तो सबसे पहले तो अपनी खुशी को हमेशा बरकरार रखना, हमेशा प्रसन्नचित्त रहना और पॉजिटिव रहना, कुछ भी हो जाए।
देखिए, मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। आपने अमूल का नाम सुना होगा। अमूल डेयरी पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेशन के बेसिस पे चलने वाली डेयरी है, जिसका जिक्र अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भी होता है कि भारत में इतनी बड़ी एक कोऑपरेटिव सिस्टम है जो विश्व की सबसे बड़ी, और उसकी अमूल की शुरुआत सहयोग और सहकार की भावना से हुई थी। मैं आप सब लोगों के सामने, क्योंकि आपकी कैरियर है आने वाले समय में, इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को एक सीमित उसमें कैद नहीं कर देना, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई सिविल इंजीनियर है, वो सोचता है कि मैं बस सिविल इंजीनियरिंग ही करूं। कोई सोचता है कि मैं एनिमल हस्बेंड्री में किया है तो मैं बस अब एनिमल हस्बेंड्री का ही काम करूं। ऐसा जरूरत नहीं है। आपके अंदर परमात्मा ने बहुत शक्तियां रखी है, और वो शक्तियां बहुत सारे स्फीयर में जहां काम चाहिए वहां आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका अभ्यास, चाहे कोई भी आपकी फैकल्टी हो, ये आपको जरूर काम आएगा वहां पे। इस दुनिया में कुछ भी जो हम करते हैं ना, वो वेस्ट नहीं जाता है। जो भी हम करते हैं वो बीज के समान सीड है। आपने बीए किया तो ये एक सीड है। वो कब धीरे धीरे अपने शाखाओं को मोड़ता हुआ कैसे बढ़ेगा, वो समय बताएगा। इसलिए ऐसा जरूरत नहीं है कि आपको बीए, बीकॉम, बीएससी या लिबरल स्टडीज है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, और आज तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग, क्लाइमेट चेंज है, फिजिक्स जैसे बेसिक कोर्सेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सब। ज्योग्राफी में भी बच्चे अच्छा पढ़कर फिर एमएसडब्ल्यू करते हैं, मास्टर इन सोशल वर्क्स करते हैं, तो मैथमेटिक्स में भी बहुत आगे बढ़ते हैं, और फिर कुछ अपनी सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी देते हैं, कुछ कॉलेजेस में भी देते हैं। तो जैसे मैंने अपना शुरू किया, मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं कर, मुझे पता ही नहीं था व्हाट इज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और मैं इंजीनियरिंग, जैसे हर बच्चा यही चाहता है इंडिया में, उस टाइम का माहौल ये था कि इंजीनियरिंग करना चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स के साथ है तो, और बायोलॉजी के साथ है तो आपको मेडिसिन या फार्मेसी करनी चाहिए। तो आई वाज आल्सो लुकिंग दैट वे। लेकिन इन मेरिट आई वाज पॉइंट कुछ में थोड़ा आई कुड नॉट गेट एडमिशन दैट टाइम। उस टाइम गुजरात में इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत कम हुआ करती थी, तो इट वाज टफ कंपटीशन। तो देन सब्सिक्वेंटली आई केम टू नो कि गुजरात गवर्नमेंट ने कहीं कुछ दूसरे राज्यों में भी, जैसे आरईसी होती है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे यहाँ पे भी राजस्थान में भी एक कॉलेज है, वो कॉलेज है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो आई थॉट कि चलो एटलीस्ट समथिंग न्यू। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये तो रूटीन ब्रांचेस है, तो दैट वाज ए न्यू ब्रांच। तो मैंने ऑप्ट किया तो इट वाज मतलब जैसे उसका क्या स्कोप होगा, कैसे आगे की कैरियर चलेगी, वो कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है। तो मैं आपको अमूल डेयरी के साथ लिंक करना चाहता हूँ इस बात को, इसलिए मैं फिर से आता हूँ अमूल डेयरी पे। तो अमूल डेयरी के जो स्थापक है, वो तो फ्रीडम फाइटर हो रही थी बापू गांधी के साथ में, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। उसमें से एक का नाम है त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल was associated with फ्रीडम फाइट। तो त्रिभुवन दास पटेल ने जब फ्रीडम मिल गया तो गांधी जी को पूछा कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि फ्रीडम तो मिल गई जिसके लिए इतने सालों साल संघर्ष किया हमने। तो गांधी जी ने कहा कि आप कुछ ऐसा करो
कि जिससे गांवों की इकोनॉमिक परिस्थिति सुधरे। तो उन्होंने देखा कि उस टाइम अकाल पड़ा था गुजरात में, स्पेशली सेंट्रल गुजरात में। तो उसको अकाल में मतलब कंटिन्यूअस था वो 3-4 साल से। तो पीपल वेर स्ट्रगलिंग कि कैसे अपना लाइवलीहुड कमाए। खेतीबाड़ी ठीक नहीं चल रही थी वहां पे, इरिगेशन था नहीं उस टाइम, कैनाल नेटवर्क नहीं था। तो उस टाइम उन्होंने दूध को कैपिटलाइज करने की कोशिश की, मिल्क को। और उन्होंने सबसे पहले एक कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश की अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर की। एक उस टाइम डेयरी हुआ करती थी, वही आनंद डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, उसका नाम था पॉल्सन। पॉल्सन में दूध को प्रोक्योर करके वो लोग पाउडर्स और अन्य अन्य प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके विदेशों में भी बेचते थे। तो इनको लगा कि अगर किसान वहां दूध दे रहा है तो ये कोऑपरेटिव में क्यों नहीं, और उससे उसका बढ़े। तो उन्होंने डेयरी की। तो तब देखो बच्चे, यहाँ एक मैसेज है आपके लिए। पूरे गांव के आजू बाजू और उनके नाती जो थे या संबंधी जो भी थे, उन लोगों ने इनको पागल कहा कि ऐसा कभी होता है, दूध को इस तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। बहुत संघर्ष किया, बट ही वॉज वेरी फर्म ऑन हिज डिटर्मिनेशंस। तो आपको हमेशा जो सही लगता है परखिए, सोचिए समझिए, जो सही लगता है उसको फिर डिटर्मिनेशन पे ला, प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दीजिए। फिर आपको डेविएट नहीं होना है। तो डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द वैल्यू सिस्टम जिसको आपको अपने जीवन में धारण करना है। तो ये त्रिभुवनदास पटेल जी ने फर्स्ट बिजनेस शुरू किया अमूल का। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद इज अ डिस्ट्रिक्ट। और सब्सिक्वेंटली उसको गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का नाम दिया गया। अमूल डेयरी जैसे आगे बढ़ी तो पहला बिजनेस था उनका, वो था 2 मिल्क के कैन 40-40 लीटर के, यानी 80 लीटर का मिल्क टर्नओवर से शुरू हुआ। और आज वीकली 1 या 2 ट्रेन जिसमें 50-60 बोगी होती है, एक बोगी में 10,000 लीटर दूध आता है, एकोमोडेट करते हैं। ऐसी 50 बोगी की गुड्स ट्रेन दूध लेकर कलकत्ता जाती अमूल से। आज अमूल इतनी बड़ी हो गई, तो जो एक बीज था वो इतना बड़ा वट वृक्ष हो गया। और सब्सिक्वेंटली त्रिभुवनदास पटेल तो फ्रीडम फाइटर थे, इतने प्रोफेशनल नहीं थे। उनको एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया और वो था डॉक्टर कुरियन। आप सब जानते हैं डॉक्टर कुरियन का नाम? बताइए। डॉक्टर कुरियन। Have you ever heard this name, Dr. Kurian? हाँ, डॉक्टर कुरियन। Say yes or no. डॉक्टर कुरियन हमारे व्हाइट रिवॉल्यूशन के फाउंडर है, प्रणेता है इस देश में। सफेद क्रांति, दूध की क्रांति। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन में डॉक्टर कुरियन जुड़ गए और फिर ये अमूल का बहुत विकास किया। वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे अमूल को आगे ले जाने में। यहाँ फिर आपके लिए एक मैसेज है आपकी करियर के लिए। डॉक्टर कुरियन जो थे, उन्होंने डेयरी या एनिमल हस्बेंड्री में या ऐसे कोई पढ़ाई नहीं की थी। बेसिकली डॉक्टर कुरियन मेटलर्जी इंजीनियर थे, जो मेटल से डील करते। और उन्होंने आकर काम किया किसमें? गांव के डेयरी सेक्टर, है ना। तो और वो विश्वविख्यात बन गए। वहां कोई ऐसी टैगिंग नहीं थी कि ये मेटलर्जी इंजीनियर कैसे अमूल डेयरी यानी विश्वविख्यात सहकारी सिस्टम का इतना बड़ा फादर बन जाए। तो इसके लिए आपकी पढ़ाई चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आप बहुत कुछ किसी भी फील्ड में कर सकते हो। इसलिए कभी भी किसी भी बात को लेकर मायूस नहीं हो।
कभी भी उदासीन या निराशा में नहीं आना। अभी आप लोग पढ़ाई पढ़ते होंगे, कोटा इज फेमस फॉर यू नो JEE, फिर एक समय था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम, वो AICTE या ऐसा कुछ, AIEEE। हम तो अभी बूढ़े हो गए तो हमें पता भी नहीं है क्या क्या टेस्ट चलते हैं। लेकिन आप इसमें पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, लगन लगा के पढ़िए, लेकिन जरूरत नहीं है कि रिजल्ट के बाद आप मायूस हो जाए। जो भी रिजल्ट आए बड़ी खुशी से, फिराक दिल से उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। बहुत आगे जा सकते हो आप। हर एक बच्चा कभी भी रुक नहीं सकता अगर वो डिटरमाइन कर ले, और आप आगे से आगे जा सकते। तो जैसे मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने, क्योंकि हमारा कैडर ऐसे गुजरात में इस तरीके का कैडर नहीं है, सिर्फ राजस्थान में कैडर है, तो हमें ओपन यानी समंदर में तैरना था। कोई ऐसा सीमित डिपार्टमेंट नहीं था कि यहाँ आपको जॉब मिल जाए। तो सबसे पहले हमने कॉम्पिटिशन्स में पास किया, तो हम लोग में रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी, उसके गवर्नमेंट सेक्टर में क्लास 1 के रूप में ज्वाइन किया, क्लास 1 ऑफिसर। उसमें भी बहुत कॉम्पिटिशन्स थी, लेकिन हमारी जो मौलिकता होती है, मौलिकता यानी नेचुरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, एंड हमारी अंदर की जो सोच है, वो जैसे हम इंटरव्यूअर के सामने रखते हैं तो उनको लगता है कि ये इसमें इन कितनी कैपेसिटी है और हमारे प्रोफेशन में वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वो किया, उसमें भी बहुत अच्छे मकाम पे पहुंचे। तब तक मैंने नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसकी एग्जाम भी दी, और उसमें मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन यानी एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी जो सेल है उसका मैं ऑल इंडिया टॉपर रहा। हालांकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं कभी टॉपर नहीं रहा। मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज में मुश्किल से मेरी रैंक 15 से 20 के बीच में आती होगी। लेकिन जब मैंने ये एग्जाम दिया तो उस टाइम एक अंदर का फोर्स था, एक डिटर्मिनेशन था। तो मैं इंडिया टॉपर, इतनी बड़ी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे नाबार्ड उसकी उसी की से अलग हुई बैंक है जो पॉलिसी एग्जीक्यूशंस एडमिनिस्ट्रेशंस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ग्रोथ, कृषि एवं ग्राम विकास जो पहलू है इस देश का, उसको एड्रेस करती है। तो उसमें मैं डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट हुआ, और फिर मेरी ट्रेनिंग बहुत जगह हुई, बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग हुई। इसमें मैसेज ये मिला कि आपको कभी घबराना नहीं है। आपको कहीं कोटा से बाहर भेज दे, पेरेंट्स से बाहर चले, पेरेंट्स के नजदीक आप नहीं रह पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, अच्छा है, आपकी नर्सरिंग भी उसी हिसाब से होगी। तो भोपाल, फिर तमिलनाडु में चेन्नई, फिर लखनऊ, कानपुर, ऐसी बहुत से अन्य अन्य जगहों पे हमने काम किया, और फाइनल पोस्टिंग बॉम्बे में मिली। अब यहाँ आप सब बच्चों के लिए एक ये मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि आप लोगों को हमेशा ना ओपन रहना अपने जीवन में, क्लोज नहीं कर देना अपनी सोच को, अपने इसको। हाँ, भले आप फोकस रहो आपके टारगेट पे, लेकिन टारगेट कैन नॉट बी इतना ही कि भाई बस ये हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि हर आत्मा की एक क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी को वो कैपिटलाइज करे तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे काम किया, तो अब मैं आपके पास वो बातें लेकर आता हूँ जिससे मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस देश में काफी कंट्रीब्यूट किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ आज, कि भारत देश
को कृषि प्रधान देश क्यों कहा गया, है ना? ऐसा क्या है कि भारत को कृषि प्रधान देश बनाया गया? आज देखो विश्व में बहुत सारी इकोनॉमी है, अमेरिकन इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी है, सिंगापुर इकोनॉमी है, हांगकांग की अपनी एक इकोनॉमिक स्टाइल है ना? बहुत सारे यूरोपियंस की अपनी है। तो उसमें भारत को क्यों कृषि प्रधान कहा गया? किसने ऐसा सोचा? क्योंकि देखिए आज तो भारत बहुत गरीब माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो आप सब लोग ये समझ लीजिए कि अब जो समय है ना, वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी का भी काफी उसमें योगदान रहेगा आने वाले समय, जिसमें कंप्यूटर, मशीन लर्निंग, बिग डेटा और जो लेटेस्ट लाइंस है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसको इंटीग्रेट करके हम विश्व की जो रैंक है हमारे देश की उसको बहुत इम्प्रूव कर सकते। भारत देश का सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि ये आत्मनिर्भर और स्वनिर्भर की ओर प्रस्थान कर रहा है। तो हमेशा आप भी ये सोचना कि आपको हमेशा, चाहे कहीं भी रहो, किसी भी अभ्यास क्रम में हो, जीवन के किसी भी मकाम पे हो, आपको आत्मनिर्भरता को और स्वनिर्भरता को भूलना नहीं है। जब आप आत्मनिर्भर रहेंगे तो आपके ऊपर कोई रूल नहीं कर सकता, समझिए? आप खुद के ऊपर खुद रूल करना सीख लो। भले दुनिया में कितनी भी चकाचौंध हो, ग्लैमर हो, कुछ भी हो, लेकिन आप एक विशेष है और आप एक आत्मनिर्भर इंसान है। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस भी करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया। सबसे पहला, भारत देश का नाम जो है वो है भारत, है ना? इंडिया और हिंदुस्तान दूसरे अन्य अन्य नाम है, मुख्य नाम है भारत। मैं ये मानता हूं कि भारत में भा का मतलब होता है भा प्लस रथ, तो भारत। तो भा का मतलब होता है भास्कर यानी सूर्य, और रथ यानी प्रदेश। ये देश है ना बच्चों, ये सूर्य की किरणों का प्रदेश है। और सूर्य की किरणें जहां गिरती है वहां सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो की जा सकती है वो है फोटोसिंथेसिस। आप सब जानते हैं ना फोटोसिंथेसिस को, है ना? क्योंकि सूर्य की किरणों के बिना फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। और तो इस देश में 330 दिन से ज्यादा सूर्य की किरणें 700 वॉट पर स्क्वायर मीटर के रूप में गिरती रहती। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे इतना लंबे काल की अवधि के लिए और इतनी फोटोसिंथेसिस को इजीली एनेबल कराने वाली इंटेंसिटी, इसको लाइट इंटेंसिटी बोलते हैं, वो सूर्य जो देता है वो विश्व के किसी भी देश में नहीं देता। इसीलिए इस देश का नाम भारत रखा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो अलायंस किया है फ्रांस गवर्नमेंट के साथ और पूरे विश्व में, वो सोलर एनर्जी के ऊपर सोलर एनर्जी अलायंस किया। और आज भी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में स्लोली जो सूर्य के बेसिस पे जो शक्तियां है, चाहे वो फिर बायो एनर्जी भी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे टाइडल एनर्जी, ये सब देन है सूर्य की। तो इसलिए सूर्य जो है वो दो चीजें हमको देता है, आप याद रखना हमेशा। एक तो आपको एनेबल करता है फोटोसिंथेसिस, जिससे आपका खाद्यान्न, आपके पल्सिस, आपके तेल यानी मूंगफली, सरसों, ये सब जितने भी हमारे जीवन जीने की जो आवश्यक चीजें हैं वो सब फोटोसिंथेटिक एनर्जी
फोटोसिंथेसिस से सूर्य हमें एनेबल करता है। दूसरी जो कैपेसिटी सूर्य में है वो है, अगर आप उस सूर्य की किरणों को सेमीकंडक्टर सेल पे रखते हो तो वो हो जाता है फोटोवोल्टेइक एक्शन, और उसमें आप करंट यानी ऊर्जा डेवलप कर सकते हैं। और तीसरी है सूर्य ऊर्जा की, जिससे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, वो है सोलर थर्मल एप्लीकेशन। तो उसमें मैंने 4 साल काम किया, और फिर मेरा जो नाबार्ड में गया वहां भी रिन्यूएबल एनर्जी को मैं देखता था। तो मित्रों, आपको जो कैरियर है आपकी आने वाले समय में, जरूरत नहीं है कि आप एक सेट पैटर्न ऑफ ग्रेजुएशन कोर्सेज में जाओ। दुनिया में ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोच के हिसाब से शायद आपको बोले कि अरे तुम इसमें नहीं कर पाए, तुम ये इंजीनियरिंग में नहीं जा पाए, तुम ये नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, बहुत बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज है, और आपका ऐसा एटीट्यूड होगा तो आपको भगवान, आपको ये भी फेथ होना चाहिए स्पिरिचुअली खुद के ऊपर स्वनिर्भर और आत्मनिर्भर, और उसके साथ साथ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो सर्वोच्च शक्ति है इस ब्रह्मांड की, जिसको कोई परमात्मा कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई गॉडफादर कहते हैं, उनके ऊपर भी बहुत फेथ होना चाहिए। जब आपकी खुद की डिटर्मिनेशन और जो सुप्रीम पावर है उनके साथ आपकी सोच, आपका कम्युनियन हो जाएगा, तो आप परफेक्ट रास्ते पे जा सकते हो। अब रही बात कि आप 10th 11th और 12th में हैं, कभी आपने ये सोचा है कि आपका जो पावर ऑफ फोकसिंग या कंसंट्रेशन है वो आपको सही तरह से हेल्प कर रहा है? ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप किसी पढ़ाई पढ़ते हो, आपने 2 घंटा पढ़ाई किया और 2 घंटे में आपने जो ग्रास्प किया वो आप क्या फिर से जब टाइम आएगा तो आप उसको पुटअप कर सकते हो एग्जाम में? अगर वो सिस्टमेटिक पुटअप नहीं होता है तो आपके कलीग्स या आपके टीचर्स से आप सलाह मशवरा करके आप सोचो कि आपका पावर ऑफ प्रेजेंटेशन वो इम्प्रूव, डे बाय डे इम्प्रूव होना चाहिए। पावर ऑफ वर्ड बिल्डिंग भी इम्प्रूव होना चाहिए। इसकी उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन भी सीखना चाहिए। मैंने मेडिटेशन को बहुत यूज किया है, और आपको खुशी होगी कि जब मेरा अ, जीवन में मैं बहुत सारे किसानों को एक प्लेटफॉर्म में लाकर गुजरात में उनकी खेती बाड़ी को चेंज करके उनको स्विट्जरलैंड कंट्री के साथ जोड़ करके उनकी इनकम को 10 गुना बढ़ाने के लिए सक्षम रहा। यानी आज अगर एक किसान कॉटन या पिजन पी, जिसको अरहर बोलते हैं आप, वो उगाता है तो उसको उस टाइम 1 एकड़ में से 13,000 रुपया करीब मिलता था। लेकिन जब हमने हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी सोच, मैनेजमेंट कैपेसिटी किसानों को सिखाई, तो वो किसान एक साथ आए। हमेशा ये याद रखना कि जहां यूनिटी होती है वहां जीत होती है, विक्ट्री। जब किसान एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो हमने उसका नाम रखा था एग्री विजन फार्म क्लस्टर, और एग्री विजन फार्म क्लस्टर का टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन बढ़ गया क्योंकि सब साथ में थे। तो हमने वहां पे 2000 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज किया वो जगह में, और 2000 एकड़ यानी करीब करीब 400 फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म में लाने की क्षमता के लिए मैं निमित्त बना। और बाद में उन लोगों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कराया। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी जो फसल वो लोग लेते हैं उससे अलग फसल जो ज्यादा पैसा या मुनाफा दे,
उसके आर्थिक सशक्तिकरण हो। तो उसमें एक बात ये हुई कि हमने एक केले की वैरायटी है G9, वो सबको जब उगवाई तो हमारे पास 5.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ एक साल में, और हर किसान को इनकम 10 गुना बढ़ गई। पहले वो 13-14 हजार रुपया एक एकड़ में नेट प्रॉफिट कमाते थे। ये जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज सिस्टम को अडॉप्ट किया और यूनाइटेडली उन लोगों ने सोर्सिंग और मार्केटिंग किया, तो उनकी इनकम 1,30,000 से ज्यादा हो गई पर एकड़ नेट प्रॉफिट। अब वो किसान भारत की ग्रोथ में उनकी तो इनकम बढ़ी, लेकिन जब से ही उनकी फसल का दाम ऊंचा है, तो भारत का एक डेटम है जिसको जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो भारत की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में जो थोड़ी बहुत इजाफा मिलता है उसमें बढ़ती है, वो बिकॉज किसान की इकोनॉमिक पोजीशन आगे आई। तो इसको देखकर श्री नरेंद्र मोदी जी, उस टाइम यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, वो जब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से गुजरते थे तो हमें पर्सनल मीटिंग मिलती थी, पर्सनल, और हमसे चर्चा होती थी कि आपने ये कैसे किया, किसानों को इकट्ठा करने में क्या तकलीफ आई। लेकिन इसकी वजह से मेरी कैरियर बहुत ग्रोथ अच्छा हुआ। एनडीटीवी आप देखते होंगे टीवी में, एनडीटीवी में एक रविश कुमार करके एडिटर है उनका। रविश कुमार जी ने मेरा कवरेज एग्रीकल्चर के एपिसोड, स्पेशल एपिसोड में श्री मुकेश अंबानी जो रिलायंस के मालिक है, और एयरटेल के राकेश भारती मित्तल जो एयरटेल कंपनी आप मोबाइल फोन यूज करते हैं उसके, वो दोनों के साथ मेरा भी इंटरव्यू हुआ। और वो दोनों कृषि को कैसे देख रहे हैं और भारत के गांवों को, तो उसके सामने प्रैक्टिकली श्री राजेश दवे ने ये अचीव करवाया किसानों को और एक रोल मॉडल बनाया। बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप किसी भी फील्ड में रोल मॉडल बनते हैं तो बहुत अच्छी बात। देखिए, जीवन में हमेशा किसी भी फील्ड में आप जाते हो, लेकिन आप ऐसा काम करें कि आप दूसरों के लिए रोल मॉडल कुछ क्रिएट कर सके, या आप दूसरों के लिए लाइट हाउस बन सके। और लाइट हाउस यानी, आपने देखी है लाइट हाउस समंदर के कंठे पे, जिसको दीवादांडी भी बोलते हैं हम लोग, वहां पे शिप और स्टीमर्स कहीं गलती ना कर दे और दिशा ना भूल जाए, उसके लिए लाइट हाउस रात को चलती रहती है। गुजरात में बहुत समंदर का कोस्टल एरिया है, तो उसमें लाइट हाउसेस बहुत है, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो लाइट हाउस का काम है दूसरों को रास्ता बताना, ताकि वो गलत रास्ते पे चले ना जाए, वो मायूस ना हो जाए, वो निराश ना हो जाए। तो हम जो भी करें जीवन में, वो इम्पोर्टेंट है, अपन हमेशा जो कर्म करें, आने वाले समय में आपको परमात्मा शक्ति देगा, और आप ऐसा कर्म करें कि दूसरों की दुआ भी मिले, आपके परिवार भी आर्थिक रीति से, सामाजिक रीति से सशक्त बने, और आप इस देश को भी सशक्त बनाए, सामाजिक व्यवस्था को भी सशक्त बनाने के लिए निमित्त बने, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप आध्यात्मिक यानी जो ह्यूमन वैल्यू सिस्टम है उसको लेकर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास और 10-15 मिनट है, मैं समअप करता हूँ। किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो आपको नैतिक मूल्य यानी मानवीय मूल्य को लेकर चलना होगा। अगर मानवीय मूल्य को भूल गए तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपकी जीत हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप लॉस ही लॉस में होंगे, डिफीट ही डिफीट में होंगे, और हार ही हार में होंगे, और फिर बहुत पछतावा होता है। इसीलिए
जैसे अभी ये किसानों की बात कर रहे थे, या मेरी ऑफिस में नाबार्ड में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम खुद को जाने कि हम कौन है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा कैसे बिहेव करते, वो पूरे विश्व को कल्याण करते हैं, तो हमें भी उसका बच्चा होने के नाते सब विश्व का कल्याण करना चाहिए। चाहे काम हम कुछ भी करें, सैलरी भी मिलेगी, लेकिन हमारा इंटेंशन फाइनली इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तो किसानों के जो प्रगति हुई, और वो किसान आज ऐसे बहुत सारे मंडल बन गए हैं कोऑपरेटिव मॉडल पे और कंपनी एक्ट में, जिन्होंने 5 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़ रुपए का टोटल टर्नओवर कर रहे हैं। हमेशा ये याद रखना, जब आप यूनाइटेड है तो यू स्टैंड टुगेदर, बट डिवाइडेड यू फॉल। ये किसानी में भी लागू पड़ता है, ये इंडस्ट्रीज में भी लागू पड़ता है, ये आपके जन जीवन में भी लागू पड़ेगा। सो यूनाइटेड रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपसी भाईचारा। आपका व्यवहार सद होना चाहिए, सद व्यवहार। आपका आचार सदाचार होना चाहिए। आप दूसरों के साथ प्रेम से, करुणा से पेश आने चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो ये शक्तियां कब मिले, कैसे मिलेगी आपको, क्योंकि आपके पास है, लेकिन उसको आपको उजागर करना है, और उसके लिए आपको मेडिटेशन सीखना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे, राजयोग करेंगे, आपके मन को शांत रखेंगे, ओम शांति हम बोलते हैं ना, तो हम जब शांत रहते हैं, तो चाहे एग्जाम में भी जब आप किसी पेपर देने बैठेंगे और आपको पहले 2 क्वेश्चंस बहुत टफ लगे, तो पसीना नहीं आना चाहिए। आप तीसरे क्वेश्चन पे जाइए, चौथे पे जाइए, मन को शांत रखिए। ऑटोमेटिक अगर आपने पढ़ा है तो इमर्ज होगा ब्रेन में से, और आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाओगे। तो इसलिए इसके लिए वैल्यू सिस्टम यानी मानवीय मूल्य में आप आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे हमने किसानों में क्या क्या आइडेंटिफाई किया, पहले सबसे इंपॉर्टेंट थी यूनिटी यानी एकता। दूसरा आइडेंटिफाई किया था वो है आपसी भाईचारा, क्योंकि जब तक मैं अगले इंसान को अपना भाई नहीं समझूंगा, चाहे वो लेडी है फीमेल है, तो भी फाइनली एक जिसको इंग्लिश में ब्रदरहुड कहते हैं, यानी हर एक के प्रति सद्भावना, तो वो नहीं समझूंगा तो मैं तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन पूरे लोग भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ब्रदरहुड, फिर यूनिटी, फिर बच्चों हमेशा इसको याद रखना, ये है विश्वसनीयता, जिसको कहते हैं ट्रस्ट या इंटीग्रिटी। कभी भी इसके ऊपर आंच नहीं आने देना, अपनी इंटीग्रिटी के ऊपर। चौथा, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शक रहना चाहिए। हमें अंदर और बाहर हमेशा एक समान रहना चाहिए, चाहे हम हमारे मित्रों से बिहेवियर करते हो, हमारे पेरेंट्स के साथ बिहेवियर में हो, हमारे टीचर्स के साथ हो, हमें बिल्कुल पारदर्शक रहना चाहिए, अंदर और बाहर एक समान। फिर जब आप हार्डवर्क करना सीख लेंगे, क्योंकि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, यानी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क, और कभी भी अपना उमंग उत्साह खोना नहीं है, अपनी ऊर्जा को बरकरार रखना है। तो आप चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप कहीं भी हो, जैसे हमारे किसान है अनपढ़ से, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब इन्हों में सब किसानों में ये धीरे 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 आता गया, क्या विश्वसनीयता, एकता, आपसी भाईचारा, ये जब आता गया, तो वो लोग अभी करोड़ों में काम कर रहे हैं। अमूल डेयरी में सिर्फ कोऑपरेशन और सहयोग, सहयोग और सहकार से हजारों करोड़ों में वो काम कर रहे हैं। तो फाइनली ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ लेंगे तो ही आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, आप ये लाइन में जाएंगे तो ही आप यहाँ जा सकते हैं।
आप किसी भी रास्ते से टॉप पे पहुंच सकते हैं, पहुंचना टॉप पे, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी पोजीशंस है, जैसे पॉलिटिकल पोजीशंस कहो तो प्राइम मिनिस्टर है इस देश में, है ना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन कहो, जुडिशियरी पोजीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना। तो ये तो अलग अलग हमारी कंट्री की लाइन है, लेकिन ऐसे ही आप देखो तो एक आम अदना आदमी, एक छोटा सा किसान, एक गांव का गरीब आदमी, एक शहर में रहने वाला मिडिल क्लास, वो सब भी इस देश के लिए, इस विश्व के लिए एक एसेट बन सकता है, अगर उसके अंदर की स्वमान, जिसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं, वो हमेशा ऊंची रहती। सेल्फ एस्टीम को कभी नीचे नहीं गिरने देना बच्चों। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है स्वमान। जैसे रामायण की एक स्टोरी है जिसमें जब सीता का किडनैपिंग हो जाता है, सीता माता का, तो राम हनुमान जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उड़ सकते हो तो क्या आप जान सकते हो सामने आइलैंड जो है उसमें वहां सीता जी है कि नहीं। तो उन्होंने अपनी उंगली ऊंची नहीं की थी कि मैं जा सकता हूँ। बहुत बड़े बड़े कपि से है ना, सुग्रीव जी, नल नील, अंगद, हनुमान जी सभी थे। फाइनली जाम्बुवान करके रीच था, जैसे कि वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो उन्होंने हनुमान जी को मैसेज दिया कि आपका सेल्फ एस्टीम इतना क्यों डाउन है। आप जब 12-13 साल की उम्र के थे तब भी आप में इतना हौसला और वो आपका स्वमान था कि आप पवन पुत्र है वो भूल चुके हो, आप उड़ सकते। जब वो अंदर जो सबड्यूड था वो एनर्जी राइज हुई, वो मेडिटेशन से हुई, वो ज्ञान से हुई। तो जब राइज हुई ऑन द स्पॉट, तो फिर उन्होंने कहा मैं उड़ सकता हूँ और मैं जाऊंगा। यही हम सब की हालत है इस दुनिया में, कि अगर जब हमारा सेल्फ एस्टीम डाउन होता है तो हम बहुत सबड्यूड रहते हैं, निराशा में धीरे धीरे चलते जाते हैं। लेकिन सेल्फ एस्टीम कब बढ़ता है, जब हम अपने आप को परमात्मा का बच्चा समझे और परमात्मा से 5-10 मिनट के लिए ज्ञान भी प्राप्त करें, स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करें, और 5-10 मिनट के लिए उनके साथ अपना कम्युनियन, जिसको योग कहते हैं, वो करें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सभी को। तो आपके टीचर्स तो बहुत आपको बताते होंगे ये सब बातें, लेकिन मेरी ओर से मुझे बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं। बहुत सारे टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर कवरेज, बहुत बड़े बड़े मैगजीनों में मेरे ऊपर आर्टिकल भी छपे हैं। और यूनाइटेड नेशन को आप जानते होंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन, यूनाइटेड नेशन में भी मैं 2 बार स्पीच दी है एज ए स्पीकर ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, जो रिलेटेड टॉपिक है उस पे। तो बच्चों, मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैं रेलवे स्कूल में पढ़ रहा था तब कि मैं आ, आगे जाके जीवन में ये देश और विदेश में और विश्व के लिए कुछ तो अपना अनुदान, अपना योगदान इतने लेवल का दे सकूंगा। लेकिन जब अपने आप पे भरोसा रखते हैं, परमात्मा के नजदीक रहते हैं, अपनी मानवीय ऊर्जा और मूल्यों को बरकरार रखते हैं और सही रास्ते पे चलते रहते हैं, तो डेफिनेटली आप एक एक बच्चा, बच्ची, आप हर एक में वो पोटेंशियल है, वो शक्ति है जो परमात्मा ने भरी हुई है, और आप एक एक बहुत कुछ अच्छा इस समाज के लिए, देश के लिए, और सबसे प्रथम खुद के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। यही मेरी आप सभी के प्रति खूब खूब शुभकामना है। और आप सभी इस देश के होनहार बच्चे हो। भारत देश विश्व में सबसे टॉप पे था और सबसे नीचे ऑलमोस्ट गया था, अब वापस उसका यू टर्न हो गया है। आप वो बच्चे हो जो अब देश ने यू टर्न ले लिया है, तो आप इस ग्राफ को ऊपर ले जा सकते हो, क्योंकि यू टर्न ऑलरेडी हो चुका है। तो
आप वो बच्चे जो खुश नसीब हो कि आप अब यू टर्न ले चुके देश के अच्छे नागरिक बनने जा रहे हो। आप इस देश में अभी संक्रांति काल है, कॉन्फ्लुएंस एज है, तो आपको नेगेटिव चीजें भी बहुत दिखेगी, न्यूज़पेपर्स में दिखेगी, टीवी में दिखेगी, और पॉजिटिव चीजें भी बहुत दिखेगी। तो आपको नेगेटिव और जो आपकी ऊर्जा को डाउन करे ऐसी कोई खबरों, ऐसी कोई न्यूज पे ध्यान नहीं देना। आपको पॉजिटिव जो जो प्रोग्रेस की बातें हैं, जो अच्छाई की बातें हैं, जो सद्व्यवहार की बातें, उसके ऊपर ध्यान देना। क्योंकि आप जब जाएंगे, अभी स्कूल के बाहर भी जाएंगे, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखेगा। तो अपने आंखों पे एक चश्मा लगाइए, जैसे मैंने लगाया है ना, वो चश्मा ऐसा लगाइए कि आप हमेशा अच्छा ही देखेंगे और अच्छा ही से बिहेव करेंगे। और वो चश्मा जो नेगेटिव नहीं देखे वही हमेशा पहन के रखें। कभी भी किसी की कमजोरी को देखना भी नहीं है और उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है, और कमजोरी के ऊपर चिंतन भी नहीं करना, और किसी के कमजोरी के ऊपर हंसना भी नहीं है हमें। मश्करी, उसको कहते हैं ना, मजाक उड़ाना, वो भी नहीं करना चाहिए। हर इंसान परमात्मा का बच्चा है। आपके क्लास में भी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत टॉप जाते होंगे, और कुछ है स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आने वाले समय में बहुत टॉप पे भी जा सकते हैं, उसमें वो शक्ति है। और जो टॉप पे है, अगर वो अपना रास्ता ठीक नहीं रखेंगे, मानवीय ऊर्जा और ये नैतिक मूल्य जो होते हैं, मानवीय मूल्य, उसको नहीं पकड़ के रखेंगे, तो वो टॉप भले अभी है, वो डाउन भी जा सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अपने जीवन में ये जो पॉजिटिव को पकड़ के रखने की कला, क्षमता, ऊर्जा, ये बरकरार रखने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर सीखना चाहिए। जैसे मैं 26-27 साल पहले ब्रह्मा कुमारीज के ये राजयोगा मेडिटेशन सीखा, और जब मैंने अपने जीवन में ये राजयोगा मेडिटेशन एंड लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करना शुरू किया, तो फिर मुझे ये सब उपलब्धियां बहुत सरल तरीके से प्राप्त होने लगी। और मेरे जो स्लीपेजेस थे, मेरे अंदर जो कमजोरियां थी, जो स्वभाव में कड़वाहट थी, या थोड़ा गुरूर था, क्योंकि मैं बहुत टॉपर रहा और आगे बढ़ा, तो थोड़ा होता है हर एक को, हर आत्मा में, वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगा। तो इसकी वजह से हमारी अंदर की जो ऊर्जा है, हम एक अच्छे इंसान बनने के लायक बन जाते हैं, और हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। मनुष्य का फाइनल, हर एक का, आपकी लाइफ का भी मैसेज यही है कि आप फाइनली यही चाहते हो कि आपको सब लोग रिकॉग्नाइज करें, आप इस देश के एक अच्छे नागरिक बनकर इस देश को, और न सिर्फ देश को, पर पूरे विश्व को बहुत कुछ प्रदान करें। क्योंकि बच्चों, देना ही लेना है। जितना देंगे उतना आपको खुशी वापस मिलेगी, उतना आपको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली भी बहुत कुछ अच्छा फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि चैरिटी करने से आप गरीब होते हो। जितना आप दूसरों को देंगे, किसी को गुणदान दीजिए, किसी को पॉजिटिव शब्द दीजिए, किसी को उमंग उत्साह देना, ये हमेशा अपने आप में रखना, और हमेशा जीवन में पॉजिटिव रहना। और पॉजिटिव रहने के लिए 10 मिनट परमात्मा से कनेक्शन जरूर जोड़ना सीख लेना। और ये जो मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी है ना, आज तो पूरे विश्व में मोदी साहब ने, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, योग को पूरे विश्व में पहुंचा दिया। योग यानी कम्युनियन। जब हम परमात्मा से कम्युनियन में आते हैं, तो वहां से शक्ति आती है, फिर हमारी पढ़ाई, हमारा प्रोफेशनल लाइफ, हमारी आगे का कैरियर, ये सब स्ट्रीमलाइन होने लगता है। यही शुभ भावना आप सभी बच्चों को मेरी दिल से। और एक पॉइंट और बता देता हूँ, चलो बहुत ध्यान से सुनना सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस हो जाता। आई एम टेकिंग 3-4 more minutes, कृति बहन। मेरा बेटा, हाँ जी, जी, मेरा बेटा का नाम महर्षि है, और महर्षि ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया।
पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में he got a job also, nice job, and he was into a गुजरात के प्रॉफिट गवर्नमेंट की प्रॉफिट कंपनी में अच्छी पोस्ट पे था। तो बच्चों, एक रात को उन्होंने आकर मुझे बताया कि मैं ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करके और ये सब प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के मुनाफे के लिए काम करता हूँ और रोज इतनी बैच निकालता हूँ। ही वॉज ए शिफ्ट इंजीनियर, तो उसके नीचे बहुत सारे काम भी करते थे, सुपरवाइजर्स, हेल्पर्स। लेकिन उसने कहा कि मुझे कुछ जीवन में और कुछ करना चाहिए, मेरा सिर्फ इसके लिए तो जीवन नहीं होना चाहिए कि मैं नौकरी करूं, ये प्रोडक्शन करूं, कंपनी का भी फायदा कराऊं और मुझे सैलरी मिले और मैं जीवन जीऊं। तो उस टाइम उसने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया था एंड ही वाज इनटू दैट। लेकिन उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिला। तो मैंने उनको बताया कि हाँ बेटा, हमारा जीवन दूसरों की ब्लेसिंग्स कमाने के लिए होना चाहिए, दुआएं कमाने के लिए होना चाहिए। तो ऐसा कुछ काम करें जिससे हम इस देश का, समाज का और विश्व का भी तो उद्धार करें, लेकिन साथ में अपना भी जीवन ठीक जाना चाहिए। तो फिर उसने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा फील्ड है, शायद कृति बेन बाद में उनको लेक्चर के लिए अब बोलेगी, तो ही में ज्वाइन आफ्टर सम टाइम। लेकिन उसने एक अलग अभ्यास किया, उसने एमबीए किया इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, और वो हैदराबाद से किया। और उसके बाद उसने कॉरपोरेट जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां, सीएसआर, उसके प्रोजेक्ट की एक कंपनी खोली। इज ए को-फाउंडर ऑफ ए कंपनी जो कि सिर्फ गांव, गरीब और कृषि और क्लाइमेट चेंज, ये 4 फील्ड में हम लोग काम करते हैं। आज मैं भी उस कंपनी का को-फाउंडर कम चेयरमैन हूँ, और मेरा बेटा है वो सीईओ है। और हमारी कंपनी पूरे भारत में 8 राज्य में काम करती है, और वो किसानों के साथ काम करता है जिसने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया। तो बच्चों, ऐसा जरूरत नहीं है, आपको जो रुचि हो, जो पसंद हो और आपको सही रास्ता मिल जाए, तो ऐसा जरूरत नहीं है कि आप उसी फील्ड में लगे रहे, है ना। जैसे डॉक्टर कुरियन मेटलर्जी इंजीनियर थे, लेकिन वो फाउंडर बन गए व्हाइट रिवॉल्यूशन के, सफेद दूध की क्रांति के, श्वेत क्रांति। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी आप ये फील्ड में आ सकते हो और फिर उसी स्किल को आप यूज कर सकते हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन भी देता हूं, और आने वाले समय के लिए आप सब लोगों को चीज देते हुए अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच राजेश भाई, बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही और बहुत ही मशहूर लोगों के साथ में आपने काम किया, फिर भी आप इतना इजीली अप्रोचेबल रहे। मुझे देख के बहुत आश्चर्य होता है कि आज के समय में अगर बहुत ज्यादा कोई फेमस हो तो उनका 1 घंटा निकालना मना, उनके पीछे 1 महीने तक भागना, और फिर वो जाके बोले हाँ भाई हम आपको 1 घंटा देते। पर आपने विश्व की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस, जो कि पूरे विश्व के में पीस को और अच्छे अच्छे पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में रहती है, जिसके साथ में एक एक कंट्री जुड़ी हुई है, वहां पर आपका मतलब आपका सहयोग रहा। आप नरेंद्र मोदी जी के साथ में आपने काम किया, जो कि आज के समय प्राइम मिनिस्टर है। तो इतना ऊंचे लोगों के साथ काम करने के बाद भी यू आर सो डाउन टू अर्थ एंड यू आर हियर टू हैंडल किड्स, जो कि पता नहीं आधे सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट स्टिल मतलब मुझे देखकर ये कॉन्फ्लुएंस देख करके बहुत अच्छा लगा कि इवन दो हमें पता है हमें सुनने वाले कैसे होंगे, क्या होंगे नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ तो उनके कान में जाए एंड दे प्रोग्रेस इन देयर लाइफ, दिस इज व्हाट वी विश। तो इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और सभी बच्चों को अपना लाइफ के थ्रू गाइडेंस देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हम सभी बच्चे ताली बजा करके सर का थैंक्स करेंगे। और हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस भी है राजेश भाई, अगर आप लेना चाहेंगे तो हम जरूर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे टीचर्स वहां पर हैं, अगर वो लोग क्वेश्चंस पूछना चाहें सर से तो दे कैन गो अहेड। प्लीज निखिल भाई इंश्योर कि वो आवाज पहुंचे ना थोड़ा आगे। Sir, I am from 10 and I want to ask what are the careers after agriculture engineer?
Can you repeat, please? I couldn't get. What are the career options after agriculture engineer? What are the career options? No, is it correct? Yes. ओके बच्चों, करियर ऑप्शंस बहुत सारे फील्ड में आजकल ओपन हो चुके हैं। आप देखिए कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा आपका एक बहुत अच्छा जो जा रहा है, जिसी बच्चे को ऐसा लगे, वो है सोशल वर्क्स एंड सोशल वेलफेयर, है ना। फिर तीसरा बहुत अच्छा फील्ड है वो, अगर आपको मेडिसिन में ही इंटरेस्ट है तो आप अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, टेलीमेडिसिन है। फिर राजेश आप भाई, शी इज जी, आस्किंग कि एग्रीकल्चर करने के बाद में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। ओके ओके, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या करने के बाद में। हाँ हाँ, अच्छा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देखिए, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इज ए वंडरफुल फैकल्टी, और उसमें आप देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, आईबी इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में जा सकते हैं आप, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है नाबार्ड, उसमें भी एग्जाम देकर आप सिलेक्ट हो सकते हैं। फिर आप हर राज्य सरकारों के पास डिपार्टमेंट्स रहते हैं जो कि एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को एब्जॉर्ब करते हैं, वो डेवलपमेंटल रोल अदा करते हैं, जैसे कि वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन डिपार्टमेंट्स रहते हैं, क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, गुजरात सरकार में भी एक डिपार्टमेंट है, वो है क्लाइमेट चेंज, सीसीडी बोलते हैं। तो आज हर राज्य सरकार भी ये चाहती है, तो वहाँ भी रहते हैं। फिर आप अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किए हैं और आपने दो है, अगर आप एमटेक करते हैं तो फिर आपका एक फील्ड है वो सीमित हो जाता है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में किया तो वहीं पे जाना है, फार्म मशीनरी किया तो वहां पे जाना है, प्रोसेसिंग किया तो वहां पे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो और आपको मिल सकता है अच्छे अच्छे रास्ते। और आप ऐसा भी नहीं सोचना है, जैसे आज देखिए आप लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर में इन्फ्यूज होने लगी है। अब तो आप सब लोगों को खुशी होगी जानकर कि एग्रीकल्चर है ना, उसमें आईओटी आया है, इंटरनेट ऑफ थिंग। आप सब जानते हैं आईओटी, कभी गूगल में लिखना है ना, आईओटी इन एग्रीकल्चर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स है वो कैसे एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होते हैं। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर करने के बाद आप मार्केटिंग में भी अपने आप को जोड़ सकते हो, डेयरी इंडस्ट्रीज में जोड़ सकते हो, फूड प्रोसेसिंग। आज देखो कितने सारे नमकीन बाजार में अवेलेबल है। दिस इज अगेन ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फर्दर स्पेशलाइजेशन, जिसको बोलते हैं फूड एंड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। फिर आप डेयरी इंडस्ट्रीज में भी बहुत अच्छा रोल निभा सकते हो, आप मैनेजमेंट फील्ड में भी जा सकते हो। और हाँ, जरूर आप अच्छी तैयारी करें तो आईएएस की एग्जाम भी दे सकते हो, यूपीएससी और आपके स्टेट कमीशन की। यस। तो मतलब राजेश भाई इसमें ये सोच सकते हैं कि जैसे कि एग्रीकल्चर करने के लिए हर तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो एक मैकेनिकल इंजीनियर भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि सॉफ्टवेयर बनाता है वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जी की जरूरत पड़ गई है। एआई, हमारे यहाँ के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ते हैं, तो एआई के बच्चे भी जा करके एग्रीकल्चर में आगे जा करके कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा हब बन गया है जहाँ पे सब तरह की चीजें इन्वॉल्व होती जा रही है। राइट। यस, मैं ओके। एक और ऐड करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा स्कोप अब एग्रीकल्चर में है, क्योंकि अभी भी विश्व का काफी कुछ जो है खाद्यान्न वो भारत देश में ही उगता है। स्पाइसेस, मसाले, वो भी भारत में ही है। भारत की एक विशेषता है बच्चों कि भारत में ऐसा हवामान है, तापमान है, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत डाइवर्सिफाइड है। वहाँ आसाम से लेकर गुजरात तक, तो हर डाइवर्सिफाइड एरिया के अलग अलग क्रॉपिंग है, और वो क्रॉपिंग में अगर टेक्नोलॉजी मिल जाए तो भारत नंबर 1 बन जाएगा। क्योंकि पूरे विश्व में अगर कहीं भी टेस्ट चाहिए तो वो टेस्ट के लिए स्पाइसेस ज्यादातर भारत से ही जाती है, और स्पाइसेस
को अगर हम कैपिटलाइज करें, एग्रीकल्चर को कैपिटलाइज करें, तो भारत फिर से नंबर 1 इकोनॉमी और विश्व गुरु जरूर बन सकता है। तो वहाँ स्कोप बहुत है। वंडरफुल, जी। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? First of all, good morning, sir. First of all, good morning, sir. हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। Sir, my question was that what kind of salary package do we get if we choose agriculture? Salary, is that what you're asking? What kind of salary package do we get if we choose agriculture as career option? Okay, what kind of salary package do we get in agriculture as a career option is the question. Okay, see, it varies. अगर मान लो एग्रीकल्चर किया और आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपने पोस्ट ग्रेजुएट करके शायद पीएचडी भी कर लिया, तो यू गो एट ए वेरी हाई स्केल एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। और असिस्टेंट प्रोफेसर का मंथली सैलरी मेरे ख्याल से अभी शुरुआत ही होती है 1 लाख रुपया के करीब तो होता होगा, ऑल्दो आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द लेटेस्ट। और अगर आप बैंकिंग में जाते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बहुत सारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग फाइनेंस देखते हैं लेकिन लिंक टू एग्रीकल्चर एंड विलेज लाइफ, तो उन लोगों की सैलरी भी ऑलमोस्ट 75-80,000 से शुरू होती है। यू आर एंटाइटल्ड फॉर ऑल द परक्विजिट्स राइट फ्रॉम द डे। तो एक तो बैंकिंग भी है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी है, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ गई, ओवर एंड अबव बहुत सारी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बनाती है। एक तो एग्रीकल्चर क्रॉप केयर के लिए, क्रॉप उगाने के लिए, फिर क्रॉप हार्वेस्ट हो गई तो उसके बाद के लिए, उसके लिए जो मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए, बाद में प्रसंस्करण करके उसको मार्केटिंग, वो सब फील्ड में आपको ओपन है। वहां भी आप देयर इज नो लिमिट, यू नो। आप IIM अहमदाबाद में भी एग्रीकल्चर के कोर्सेज कर सकते हैं और उनका भी बहुत अच्छा आउटलेट मिलता है उन लोगों को। अगर आप इरमा से किया, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है ना, तो वो आनंद में है, अमूल डेयरी जिस गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन उसको चलाता है, इंडिया की टॉप 10 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में है इरमा। तो इरमा से किया तो भी आपका बहुत, वहां तो फिर पैकेजेस की कोई लिमिट ही नहीं है। IIM में भी अगर आप करते हैं तो लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर आप जाएगा, अगर आप थोड़ा एस्टिमेट दे दें बच्चों को, कितना तक जा सकता है? अच्छा, देखिए IIM में अगर आप हो गए MBA आफ्टर एग्रीकल्चर, आपको IIM में से तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम इट वाज मंथली, मतलब एनुअल पैकेज ऑफ 24 lakhs एनुअल पैकेज, यानी मिनिमम जो वहां से गए थे बच्चे वो तो फिर 1-1 करोड़ तक भी गए हैं, लेकिन इतना होता है। इरमा में अगर आप है तो आपका मिनिमम जो वहां से जाता है बच्चे जॉब में, वो करीब करीब 14, 15, 18 lakhs पर ईयर, यानी करीब 1.5 लाख रुपया से होता है। नाबार्ड में अगर आप क्वालिफाई कर गए तो नाबार्ड में भी बहुत अच्छा सैलरी होता है, यू रीच अप टू इनिशियली 12 lakhs, लेकिन उसमें आपको परक्विजिट्स और एकोमोडेशन वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर सब गिनोगे अगर एक साथ, तो आपका परक्विजिट्स और सब मिलाकर 1.5 लाख, यानी 18, 19, 20 लाख तक आपका एनुअल पैकेज हो जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटीज में गए तो आपको 14 लाख एनुअली, 12-14 लाख से लेकर आप जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको फैसिलिटीज जो होती है वो उसको भी देखना होगा। तो इस तरीके से काफी कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप कोई मार्केटिंग एजेंसीज में गए जो बनाती है, तो इनिशियली यू में स्ट्रगल, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को लेती है इन मार्केटिंग एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो शुरुआत में यू में स्टार्ट विथ अबाउट 40,000 ऑड, यानी आपका 4,80,000, 5 लाख का होगा। लेकिन देन इट इज योर परफॉर्मेंस, यू मे रीच टू एनी लिमिट, बिकॉज परफॉर्मेंस लिंक्ड आजकल प्राइवेट सेक्टर हो गया है और गवर्नमेंट सेक्टर में परफॉर्मेंस का इतना नहीं है। बट नाउ द करंट गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के हिसाब से परफॉर्मेंस को साथ लिंक करने जा रही है, कर रही है रादर, तो इसलिए हर जगह परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा।
और गवर्नमेंट सेक्टर में ही हम आराम से जी सकते हैं ऐसा जरूरत नहीं है। तो आपको अपने एटीट्यूड, अपनी क्वालिटीज को लिंक करते हुए। Next question, please. जी कृति। I am Panathika, class 10. My question is, by opting a career in agriculture, can we make our own company which covers the area of marketing, food adulteration, creating of food packets, etc.? You're not audible, sister. आप थोड़ा लैपटॉप के पास आके बोलेंगे? कृति यू कैन टेल मी। यस यस, आप हाँ जोर से बोलिए थोड़ा। By opting a career in agriculture, can we make our own company, marketing, foods, etc.? So the question is, if we take a career in, like, if we have a career in agriculture, after that, can I open my own firm with marketing tools and etc.? Like, can I go into marketing stream after that? यस यस, देखिए इसमें बहुत अच्छा सिल्वर लाइनिंग है। आज क्या है कि गांव में अभी भी बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी से, जैसे अगर आप खरपतवार करते हैं तो अभी वही हाशिया जो 30 साल पहले यूज होता था वही हाशिया अभी चल रहा है। और हमारी जो गांव की माताएं बहनें हैं वो खरपतवार करती है वही ओल्ड टूल्स है। लेकिन अभी इतने इम्प्रोवाइज टूल्स है जिसको हैंड टूल्स बोलते हैं, जिसको थोड़ा सा पावर मशीनरी भी होती है, बैटरी ऑपरेटेड आजकल आ चुका है, तो उसमें ड्रजरी कम है। तो ऐसे इक्विपमेंट को गांव तक पहुंचाने के लिए आप अच्छा सा मार्ट खोल सकते हैं और उसके थ्रू आप टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन तो गांव में कर ही सकते हो, लेकिन आपकी इनकम भी बढ़ सकती है क्योंकि इसमें मार्जिन भी अच्छा मिलता है। यस। Next question, please. Stand Any up. other question? Sir, which college is best for agriculture engineering? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है? ओके, राजस्थान में अगर देखें तो मेरे ख्याल से उदयपुर इज नंबर 1 कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्री इंजीनियरिंग, जहाँ से मतलब अच्छा होता है। लेकिन वैसे देखो तो जॉबनेर में भी है, और आनंद यहाँ पे गुजरात में जूनागढ़ में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज है, दाहोद के बाजू में गोधरा में है। लेकिन अगर आपको टॉप में जाना है तो 2-3 यूनिवर्सिटी है जहां आप कोशिश कर सकते हो। एक राजस्थान की ये वाली जो मैंने बताया CTAE उदयपुर, जो आई थिंक महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है, ऐसा अभी नाम रीनेम किया हुआ है। दूसरा है महाराष्ट्र में राहुरी में है, राहुरी RAHURI, राहुरी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज है। और नागपुर में है पंजाब राव देशमुख यूनिवर्सिटी। और पंतनगर जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज है। जिसको ईस्ट में जाना है तो उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी है, OAUT बोलते हैं, वहाँ भी अच्छा स्कोप है। जबलपुर मध्य प्रदेश में भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज ए वेरी फेमस कोर्स। तो आप ऑलमोस्ट हर स्टेट में अच्छी अच्छी एक इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे आप एग्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू द डिटेल्स थ्रू गूगल, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। स्टूडेंट, जैसा कि राजेश भाई ने कहा कि अपने भारत में हर स्टेट में कुछ ना कुछ डिफरेंट ग्रो कर रहा है और कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है वहां की धरती के अनुसार। लाइक जहाँ जैसे कोटा में, या आप मान लीजिए जोधपुर, जयपुर, हर जगह पे कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा है। और हर स्टेट में कुछ ना कुछ ग्रो करने के कारण वहां पर कोई ना कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर होगा ही होगा। तो इसका स्कोप हर स्टेट में है और हर जगह पर है और हर तरह की टेक्नोलॉजी के साथ में। राइट राजेश भाई? जी जी। Okay, next question. Good morning, sir. I'm Radish from class 10. Sir, as a would be an advocate, Sister, you're not audible. थोड़ा जोर से बोले, माइक को पास में रख के। be an advocate, Not audible. This mic is not catching. They are audible, ma'am. बिना माइक के बोल के देखिए।
आप हाँ यहाँ से बोलिए, जहाँ निखिल भाई खड़े हैं वहां से बोलिए। हाँ बोलिए, स्टार्ट कीजिए। As I want to be an advocate, and if I get my job in any food company to settle the matters related to food security, so do I need to study for agriculture also for this? Okay, I could hear. As far as food security is concerned, she can opt for any course. ऐसा नहीं है, because food security में she can opt for BTech in food processing also. There are colleges. एक कॉलेज यहाँ गुजरात में है, वल्लभ विद्यानगर में, आनंद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी फूड प्रोसेसिंग होता है। वैसे एक निफ्टेम करके है जो भारत सरकार के इंस्टीट्यूट है, जो भी इसमें है, तो वहाँ पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो यू कैन गो इनटू फूड सिक्योरिटी लेवल्स। लेकिन जैसे फूड सिक्योरिटी में टेस्टिंग किया जाता है, इसमें कोई एडल्ट्रेशन के रूप में क्या क्या चीजें हैं, तो वहाँ फिर वो एनालिटिक केमिस्ट्री, एनालिटिक फूड केमिस्ट्री वगैरह होता, तो उस फील्ड में जाना चाहिए और फिर यू कैन ऑप्ट। लेकिन आपकी कैरियर है वो एक प्रॉपर यू नो फोकस हो जाएगी, एक्सटेंसिव नहीं रह सकती। समझ में आया? सो शी इज ट्राइंग टू बिकम अ लॉयर, तो क्या लॉयर बन के फूड इंडस्ट्री में शी हैज अ गुड मतलब बेस, वहां पे कर सकती है वो अच्छा काम? बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप, क्योंकि सबसे अभी विश्व की सबसे बड़ी जो चिंता है वो ये है कि आप क्या खा रहे हो और आपको क्या खाने के लिए दिया जा रहा है। स्पेशली जो फ्रेश प्रोड्यूस है उसमें एक तकलीफ है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यूज की और केमिकल के रेजिड्यूज की। तो वहां पे ये लॉयरशिप्स यानी एडवोकेट और ये ऐसे बहुत सारे आने वाले समय में किस्से आएंगे और वहां पे ये अच्छा चल सकता है। दूसरा बात ये है कि बहुत सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, पतंजलि से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी है, तो कभी उनके भी ऊपर ये लॉ का, ये जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसको लेकर के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें कि उसको प्रॉपरली जुडिशियरी सिस्टम में पुटअप किया जाए, उसके लिए अच्छी मतलब एक स्कोप हो सकता है। जी तो सिस्टर अभी इसका जो स्कोप है उससे ज्यादा सर ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है। तो आप अभी हेड स्टार्ट ले सकते हो, मतलब ये सोच करके कि मुझे फूड इंडस्ट्री में लॉयर बनना है, तो आपका जो ये हेड स्टार्ट होगा आप उस समय में वहां होंगे जब वो मार्केट एकदम ग्रोइंग स्टेज पे होगा, उसके कारण आप उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी जी जी। Anyone? Any other question? I can take the last question then after. Yes, this would be the last question. Anyone? No question. Okay, so this was the last question, Rajesh bhai. Thank you very Okay. much. Thank you very much for taking out Thank you time. very I much think and all the best to all of you. Nice initiative, Sister Kriti, and this will go a long way in serving the society and nation as a whole. I wish you all the best and let's hope that these children, they will come with a flying colors in the time to come and they will be asset for this nation. Thank you. थैंक यू राजेश भाई, सब में पेट्रियोटिज्म जगाने के लिए, एग्रीकल्चर के बारे में बताने के लिए। आई थिंक इस फील्ड के बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता था, सो आज काफी कुछ पता चला। थैंक यू। सभी लोग एक हाथ से राजेश भाई को गुड बाय करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू।